अच्छा। अच्छा जी, हमने यहाँ पे जो है एडिट क्यूरी चला दी, अपडेट क्यूरी चला दी, और एक्टिव डीएक्टिव का भी हमने एक स्टेटस ऐड कर दिया। अब हम इसमें ना एक क्रूड सिस्टम बनाएंगे जिसमें मैं जो है नया यूजर भी ऐड करना चाहता हूँ। तो इस टेबल से पहले मैं यहाँ पे एक टेबल और लूंगा, और जैसे साइन अप के पेज पे मैंने लिया था नया यूजर क्रिएट करने के लिए, वो पूरा टेबल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, बल्कि फॉर्म से कॉपी करता हूँ। ठीक है, फॉर्म से फॉर्म तक, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास एक यूजर की क्या हुआ, एक मिनट कंट्रोल ऐड करता हूँ। सॉरी, साइन अप पेज के फॉर्म पे आते हैं, पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, सॉरी। फॉर्म से ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पेस्ट कर दिया। एक दो बी आर टैग ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा टेबल के बिटवीन। रिफ्रेश करूंगा तो ये कुछ इस तरह से डेटा शो कर रहा है। टेबल 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 टेबल, और ये बॉडी नेम। यार ये पूरा टेबल क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहा? जी सर। चलें, इसमें ये वीएस कोड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इस तरह के ना, ये चीजें। ये मैनुअल वन बाय वन लाइन इसमें सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, इससे थोड़ा टाइम बच जाता है और कुछ नहीं। ठीक है जी। और जब हम इसमें वैल्यू पुट जी। करेंगे तो यहाँ पे इस पेज ही के अंदर डाटा आ जाए। तो इसका जो यूजर है, अपना सेव यूजर डॉट पीएचपी, तो उसको हम यहाँ पे मेथड रखते हैं गेट, या पोस्ट जो आप रखना चाहें रख लें। लेकिन एक्शन जो है ना, यूजर डिटेल के अंदर ही हम इसको रिसीव कर लेंगे, इसी फाइल के अंदर इसी क्यूरी को रन कर देंगे रिसीव करते हैं। ठीक है, तो अब टॉप पर आएंगे जहाँ पे हमने ये यूजर वाली क्यूरी एक चलाई थी। तो अब यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन यूज करूंगा, अगर गेट मेथड से कोई वैल्यू या पोस्ट, अच्छा हम पोस्ट मेथड से ले रहे हैं, पोस्ट मेथड से कोई वैल्यू रिसीव हो रही हो तो ये पोर्शन एक्टिव होगा, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू रिसीव कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे जस्ट आई अपना यू आई डी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यू आई डी, और डॉलर पी ए डब्ल्यू एस पासवर्ड, डॉलर नेम, और इसको हम कर देते हैं स्टेटस। फिलहाल हम सब, जो भी नया यूजर होगा उसका स्टेटस हम एक्टिव रखते हैं, तो मैंने इसको डायरेक्ट वन वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पे क्यूरी बनाएंगे, डॉलर क्यूरी वन टू जो भी आप नंबर दे दें। तो मैं यहाँ पे क्यूरी वन कर देता हूँ, और यहाँ पे आएगा इंसर्ट इनटू। आप जो सेव यूजर के अंदर क्यूरी चली थी आपकी, आप ये पूरी क्यूरी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये वाली, और ये पूरे पेज को कॉपी कर लें यहाँ पे, क्यूरी के बाद इसको पेस्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे क्यूरी वन है और यहाँ पे क्यूरी कॉल हो रही है, क्यूरी वन कॉल करेंगे। तो अगर आप इसको समझें, तो मैं पहले इसको यूज करके दिखाता हूँ और फिर इसको समझाऊंगा आपको। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को।
मैंने यहाँ पे लिखा आजम अली, और यहाँ पे है नाम है खान। इसको सबमिट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू आनी चाहिए। अब मैं इस पेज पे क्लिक करके एंटर करूंगा, मेरे पास आजम अली खान आ रहा है, लेकिन पेज का जो डाटा है वो रिफ्रेश नहीं हुआ। यानी मैं जैसे ही यहाँ नाम एंटर करूँ, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए मुझे जो रिजल्ट वाला फंक्शन है ना, ये फंक्शन यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कट किया, और जहाँ मैं क्यूरी कॉल कर रहा हूँ, ये वाली इस जगह वाइल, वाइल से पहले मैं इसको यूज करूंगा। तो डॉलर रिजल्ट माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी, और डॉलर कॉन वन, डॉलर क्यूरी। ठीक है जी, और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ अली, पासवर्ड भी अली रख लेते हैं, और अली खालिद कर देते हैं। और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, अब देखें नीचे डाटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेशेबल डाटा आ रहा है। अच्छा जी, हमने इस पेज में क्या किया, सबसे पहले समरी बनाते हैं। अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करता हूँ, तो मैंने सबसे पहले डेटाबेस में जो मेरा यूजर का टेबल था, जो PHP माई एडमिन से मैं एक्सेस करूंगा, ये रहा, इस यूजर के टेबल को मैंने डिस्प्ले करवाना था। तो मैंने यहाँ पे देखा, मेरे पास एक आईडी की फील्ड है, एक मेरे पास यूजर यूआईडी की यूजर नेम की फील्ड है, एक पासवर्ड की फील्ड है, एक नेम की फील्ड है, एक स्टेटस की फील्ड है। टोटल पांच पांच फील्ड बन रही है। तो मैंने क्या किया, अपना जो है इस पेज के अंदर एक आईडी की फील्ड रखी, एक टेबल बनाया लैंडस्केप पे, आईडी यूजर नेम पासवर्ड नेम स्टेटस, ये बना लिया। अब मैं चाहता हूँ इनको यहीं से एडिट कर सकूं, यहीं से डिलीट कर सकूं। तो सारी जो चार क्यूरियां होती है ना, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, सारी एक ही जगह से एग्जीक्यूट कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे एक एडिट का कॉलम लिया, एक एक्टिव डीएक्टिव का कॉलम लिया, और एक कॉलम मैंने डिलीट कर लिया। ठीक, अब उसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ वैल्यू प्रिंट कराई। अच्छा, क्यूरी बनाई, एक क्यूरी की यूजर के टेबल से तमाम डेटा उठा ले। तो सबसे टॉप पे मैंने एक क्यूरी रन की कि यूजर के टेबल का तमाम डेटा पिक कर ले। और उसके बाद मैंने, यहाँ ये टेबल की रॉ, पहली रॉ तो नाम की आ गई, दूसरी रॉ में डेटा आना था। तो वो रॉ को शुरू होने से पहले यहाँ पे मैंने एक PHP का टैग ओपन किया, उस टैग के अंदर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया, और इस क्यूरी का डेटा एक लूप में रख लिया, और लूप से उसको रन किया। तो क्या हुआ, ये लूप जितनी भी लाइनें यहाँ मौजूद थी, उतनी दफा वो लाइनें प्रिंट हो गई। जब लाइनें प्रिंट हो गई, खाली ब्लैंक लाइंस, तो इसका मतलब है डेटा डेटाबेस से उठा रहा है। फिर मैंने क्या किया इस पे, अब यहाँ पे डेटा पुट करना शुरू किया। डॉलर रॉ, अच्छा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, और उसके बाद आईडी मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई, फिर इसका यूजर आईडी पासवर्ड नेम और स्टेटस। अच्छा, स्टेटस की कमांड पे मैंने क्या किया कि मेरे जो डाटा है वो 1 और 2 के फॉर्म में जमा हो रहा था। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे 1 हो तो एक्टिव लिखा हुआ आ जाए, 2 हो तो डीएक्टिव लिखा आ जाए। मैं 1 2 प्रेजेंट करवा सकता था, लेकिन एक आम यूजर को एक्टिव और डीएक्टिव समझ नहीं आएगा 1 से ना। तो मैंने इसलिए किया कि मैंने इसको एक्टिव और डीएक्टिव लिखा हुआ दिखा दिया। फिर यहाँ पे एडिट क्यूरी में जो हमने क्या किया, पिछली क्लास में हमने जो एडिट का फाइल पढ़ी थी, जिसमें हमने सेलेक्ट मेन्यू को यूज करते हुए एक यूजर सेलेक्ट करते थे, और उसका डिटेल चेंज करके हम एडिट करते थे। और डिलीट के अंदर भी यही काम था कि हम इस सेलेक्ट मेन्यू में से एक यूजर सेलेक्ट करते थे, फिर डिटेल देख के उसको डिलीट करते थे। तो उन दोनों क्यूरीज को चलाने के लिए हमने जो सेकंड फाइल थी, जैसे एडिट यूजर टू और डिलीट यूजर टू, उनको टारगेट किया, क्योंकि वहां पे मैं आईडी भेज रहा था। उस आईडी की बेस पे डाटा वहां वो पूरा पिक करेगा डेटाबेस से। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये आईडी इस आईडी के नाम से पास की, और जब मैं यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पे आईडी लिखी हुई आ रही है। और आईडी जब लिखी हुई आ रही है, तो आईडी यहाँ पे उस आईडी की बेस पे जो एडिट यूजर टू की फाइल है, इसके अंदर टॉप पे ये आईडी को रिसीव करेगा, गेट मेथड से आने वाली, और इसके ऊपर पूरी क्यूरी एग्जीक्यूट करके डेटाबेस से डेटा
उठाएगा, और फिर यहाँ पे जो टेबल हमने बनाया था ये वाला, इस फाइल में, इस टेबल के अंदर डेटा मेरा अपडेट यानी दिखा देगा। फिर मुझे जो तब्दीलियां करनी है वो मैं तब्दीलियां करने के बाद उनको यहाँ से जो है, जब मैं सबमिट करूंगा तो ये मेरा डाटा यहाँ से सबमिट होके यहाँ पे मेन इंडेक्स की फाइल पे आ जाएगा। डिलीट भी ऐसे ही काम कर रहा है। एक्टिव डीएक्टिव के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पेज बनाया एक्टिव के नाम से। इसके अंदर मैंने क्या किया कि एक आईडी पास करा दी, बस यहाँ से मेरे पास ये देखें, अगर आप नीचे ये बॉटम पे, बॉटम लेफ्ट इस जगह, ठीक है, तो नीचे देखेंगे नाम के साथ एक आईडी पास हो रही है और एक एक्शन की फील्ड पास हो रही है। अच्छा, जो बंदा यानी जो एक्टिव होगा तो वो 1 होगा, और जो डीएक्टिव होगा वो 2 होगा। 1 और 2 के अलावा मैं और यहाँ पे कोई और सेंटेंस लेना ही नहीं चाहता है, ठीक है। अच्छा, मैं इस फाइल में आऊंगा, मैंने यहाँ पे दोनों फिगर्स जो है रिसीव किए, और मैंने कहा अगर एक्शन 1 है तो इसका मतलब है वो एक्टिव, उसको डीएक्टिव करना है, तो मैंने कहा उसका स्टेटस 2 कर दे। और अगर वो डीएक्टिव है तो उसका स्टेटस मैंने कहा 1 कर दे। उसके बाद मैंने ये डाटा यहाँ पे सिर्फ एक फील्ड अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट की क्यूरी चल रही है। पिछली उसमें जो था एडिट यूजर के अंदर मैंने सारी फील्ड अपडेट करा रहा था 1 बाय 1, जैसे यूआईडी, पासवर्ड, नेम। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फील्ड अपडेट की, और उसकी जो रेफरेंस था आईडी, रेफरेंस आईडी मैंने यहाँ पे दे दी, और कनेक्शन में इसको कनेक्शन कॉल किया, इस क्यूरी को रन किया, और यूजर डिटेल में इसको यहाँ भेज दिया। अब जैसे ही मैं एक्टिव या डीएक्टिव का बटन दबाऊंगा तो उसका एक्शन मुझे इसी पेज पे एज इट इज फॉरन मिल जाएगा। इसी तरह मैंने डिलीट पे भी यही किया कि जब मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास डिलीट का भी एक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। रीजन क्या है, ये उस पेज पे जा रहा है डेल यूजर 3 पे, वहां डिलीट कर रहा है, और वहां लोकेशन वाली जो ऑप्शन है वो उसको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रही है। तो जब ये इतना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में काम हो रहा है, पता ही नहीं चलता कि जो है ना ये इतनी तेजी से अपडेट हो गया। अच्छा, अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन अप पेज के अंदर मैंने जो है एक मैंने 3 फील्ड ली थी, यूजर, यूआईडी, पास PASS, और नेम। मैंने इन तीनों वैल्यू को यहाँ से सबमिट कर रहा था, और क्यूरी जो है मेरी वो जो सेव यूजर के अंदर थी वहां पे वैल्यू रिसीव हो रही थी, और इंसर्ट की क्यूरी के अंदर ये स्टोर होके डेटा सेव हो रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे यही काम यूजर डिटेल के पेज में करना है, तो सबसे टॉप पर गया मैं, और मैंने पोस्ट मेथड से वैल्यू भेजी, और यहाँ पे देखा कि अगर पोस्ट मेथड से कुछ आएगा तो ये सेक्शन एक्टिव होगा, अदरवाइज ये सेक्शन एक्टिव नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ पे यूआईडी लिया, यूआईडी के आगे यूजर आईडी क्या मैंने रिसीव किया, पासवर्ड रिसीव किया, नेम रिसीव किया, स्टेटस मैंने बाय डिफॉल्ट 1 रख दिया कि नया यूजर जो है उसका स्टेटस बाय डिफॉल्ट 1 होगा। फिर मैंने यहाँ पे क्यूरी 1 के नाम से एक नई क्यूरी बनाई। अच्छा, क्यूरी 1 क्यों बनाई, क्योंकि क्यूरी जो है सिंपल जो क्यूरी थी वो यहाँ पे ऑलरेडी एक बनी हुई थी, तो मैं क्यूरी नहीं बना सकता था, क्यूरी 2 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, या जो भी मैं रखना चाहूँ रख सकता हूँ। तो मैंने इसका नाम क्यूरी 1 रखा, और सेम वही कमांड जो मैंने सेव यूजर के अंदर सेव की थी कॉपी करके यहाँ पे ले आया, बस इतना था। और जब वो उसको एडिट, जब ये क्यूरी वाला पोर्शन एक्टिव होगा पोस्ट मेथड वाला, तो ये क्यूरी सेव होगी। सेव होने के बाद ये क्यूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी इस जगह। जब ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे लाइन नंबर 63 पे जब ये एग्जीक्यूट होगी, तो ऑटोमेटिकली ये फिर इसके लूप में आ जाएगा डेटा। अब होगा क्या, जब भी मैं कोई नया यूजर यहाँ पे सेव करना चाहूंगा तो डायनेमिकली वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होता हुआ दिखेगा। तो ये देखने में थोड़ा सा डायनेमिक लगता है कि यार पेज का ये सिर्फ ये इतना हिस्सा ही अपडेट हो रहा है, दर हकीकत ये पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो यहाँ तक समझ गई, जी सर। क्लियर है। अच्छा, आई होप वो एडिट और वो जो आपका साइन अप वाला मसला था वो भी इसमें सॉल्व हो गया होगा। नहीं सर, उसका पूरा आप मुझे कोड, क्योंकि वो मैंने काम ही नहीं किया, जब मुझे कोड ही नहीं नजर आया तो मैंने काम कहाँ से करना था। अच्छा, चले वीडियो आप, बिल्कुल कोड हो गई थी। चले चले आपने सिर्फ साइन अप वाला देखना है पहले। जी पहले साइन अप से, क्योंकि आपने वहाँ पे टेबल बनवाया था, स्टार्ट किया था ना, और उसके बाद फिर आपने सेव यूजर के नाम से एक फाइल बनाई थी, तो वो 20 मिनट्स पर आकर वो आपकी वीडियो पॉज हो गई है, उसके आगे जो भी आपने काम करवाया वो मेरे पास नहीं चले मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, और है। जी। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है अपना साइन नीचे नीचे नीचे।
यस सर। साइन अप वाला पेज खोला। अच्छा जी। जी जब मैं लॉगिन पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन रखा हुआ था कि एक यूजर जो है लॉगिन डॉट पीएचपी पे आने के बाद साइन अप के पेज पर जाए। ठीक है, मैं साइन अप के पेज पे जाता हूँ यहाँ से। अगर कोई नया यूजर आ रहा है, वो रजिस्टर्ड होके मेरे पास आए, तो मैंने साइन अप न्यू यूजर पे क्लिक करूंगा, ये विंडो मेरे पास खुल गई। यहाँ पे मैंने जी एक टेबल क्रिएट किया। इस टेबल के अंदर मैंने एक फील्ड ली, यूआईडी, पासवर्ड और नेम। अच्छा, कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिया। बेसिक स्ट्रक्चर लेने के बाद मैंने एक फॉर्म का टैग लिया। फॉर्म के टैग में एक्शन लिया सेव यूजर। मेरा डेटा सेव यूजर के अंदर जाएगा। मेथड मेरा पोस्ट मेथड होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जी मैंने टेबल लिया 600 पिक्सल की विड्थ का, बॉर्डर 1 रखी, अलाइन सेंटर किया। और फिर मैंने सबसे पहले जो एक हेडिंग ली, और हेडिंग साइन अप के नाम से ले ली। फिर यूजर के नाम से मैंने एक कॉलम क्रिएट किया, और एक कॉलम मैंने लिया जहाँ पे इनपुट फील्ड आएगी यूआईडी के नाम, जो सेव यूजर में रिसीव होगी। फिर मैंने एक रॉ और इंसर्ट की। उस रॉ के अंदर मैंने एक पासवर्ड की फील्ड ली, और पासवर्ड की फील्ड के बाद मैंने यहाँ पे PASS यानी पासवर्ड का टैग लिया, इस लाइन को क्लोज किया। फिर तीसरी लाइन ली, नेम की फील्ड ली, और नेम की फील्ड के बाद इनपुट फील्ड में नेम का डाटा लिया और इसको सेव करवा दिया। और आखिरी है TR, और टेबल के अंदर यहाँ पे एक इनपुट बटन लिया, और बटन जो मेरा होगा, मेरा डेटा सबमिट कराएगा डिफरेंट पेज में। फिर उसके बाद एक्शन मैंने देख लिया सेव यूजर में था, तो एक नई फाइल क्रिएट की सेव यूजर के नाम से। जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, तो सेव यूजर के अंदर ये डेटा चला जाएगा। ठीक है। मैंने सबसे पहला काम क्या किया था, यहाँ पे कनेक्शन की फाइल इंक्लूड कराई सेव यूजर के अंदर। PHP का कोड लिया, और उस कोड के अंदर मैंने पहले ये तीनों वैल्यू को इसमें पुट करवाया, और एको करके इन तीनों की वैल्यू देखी कि ये वैल्यू रिसीव हो रही है ये भी या नहीं हो रही। ये दोनों चीजें देखने के बाद थर्ड ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्यूरी बनाई, और क्यूरी मैंने डेटाबेस के अंदर जाके बनाई थी। अगर आपको याद हो, और अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। हमने क्या किया था, PHP माई एडमिन में गए थे इंसर्ट के अंदर, और मैंने यहाँ पे एक यूजर इंसर्ट किया था, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं, और जैसे ही मैं गो करूंगा, तो मेरे पास पूरी क्यूरी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है। ये जो पैरामीटर नजर आ रहे हैं, आईडी, यूआईडी, पास और नेम और स्टेटस, ये आपके डेटा फील्ड की बेस की फील्ड के नाम है। और जो ए और ए ये वैल्यू लिखी आ रही है, ये मेरी दी हुई गिवन वैल्यू है, जो वहां पे रिसीव हो रही। मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पहले दिखा दूं, ये वैल्यू मेरे पास ये रिसीव हुई हुई है। ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैंने इस डाटा को यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने जो वैल्यूज मैंने मैनुअल गिवन की थी, उनको उन फील्ड के नाम दे दिए। क्योंकि एक यूजर आ रहा है, तो उसको एक फिक्स नाम नहीं देना, उस यूजर को मैं डिफरेंट नेम दे सकता हूँ, तो डिफरेंट फील्ड दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको शो करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने उनको रिसीव किया, और उसके बाद इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, और इसको लॉगिन के पेज पे दोबारा भेज दिया, ताकि ये यूजर लॉगिन हो जाए। ठीक है। तो वो इस तरह से काम करता है। ये था आपका साइन अप के पेज का कोड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर, हो गया। ठीक है। चलें, इसको जी देख लीजिएगा। अब आते हैं एडिट यूजर के कोड पे। एडिट यूजर के लिए मैंने एक पेज बनाया है, एडिट यूजर 1। ठीक है। इस एडिट यूजर 1 के अंदर क्या था, तो मैं यहाँ पे लॉग इन होके जाता हूँ, एडमिन AD123 सबमिट। एडिट यूजर के पेज पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, जिसके अंदर मैंने एक यूजर नेम दिया हुआ है, और यहाँ पे एक सेलेक्ट मेन्यू, ये भी एक इनपुट फील्ड होती है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह नजर आता है, इसका नाम होता है सेलेक्ट। ठीक है। ये लिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आता हूँ अपने पेज के अंदर, और मैंने यहाँ पे PHP का एक कोड लिया, कनेक्शन फाइल ली, और यूजर के टेबल से तमाम डेटा इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। उसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे इसको इसमें रिजल्ट के अंदर स्टोर करा दिया। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ क्यूरी रन की है। यहाँ पे क्यूरी का जो डाटा है, वो डाटा मैं सेलेक्ट मेन्यू के अंदर स्टोर करवाऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है आपका फॉर्म टैग लिया एक। फॉर्म टैग का जो डाटा है, जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, वो एडिट यूजर 2 में जाए। मेथड होगा गेट मेथड। और उसके बाद जो है फिर मैंने एक टेबल लिया, टेबल 600 पिक्सल का, वन वन बॉर्डर, सेम वही जैसे मैंने यूजर में लिया था, सेम टेबल है।
यूजर नेम के नाम से मैंने पहली फील्ड ली, उस फील्ड के आगे यहाँ पे आईडी ली। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो है, जो मेरी ये इनपुट फील्ड ये वाली है, यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट के नाम से मेन्यू लिया। उस फील्ड का जो नाम है, कंप्यूटर में जो नाम कॉल होगा, जो क्यूरी के तहत नाम कॉल होगा, वो रखा मैंने आईडी। और फिर मैंने इस क्यूरी को यहाँ पे रन किया वाइल। उसके बाद जो है, ये जो क्यूरी मैंने ऊपर लिखी थी ये वाली, इस क्यूरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दिया इस लाइन पे। और एग्जीक्यूट करवाने के बाद जो डाटा आता है ना, ये जो डाटा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ये ऑप्शन की नाम की फील्ड में आता है। इस पूरी फील्ड का टोटल नाम है सेलेक्ट, और इसके अंदर जो ऑप्शन की फील्ड होती है वो डाटा डिस्प्ले कराती है। दो चीजें होती हैं उसमें, एक होती है वैल्यू जो ट्रांसफर होती है, और एक होती है डिस्प्ले वैल्यू जो नजर आती है। अभी जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा नजर आ रहा है या शकील अहमद लिखा नजर आ रहा है, तो इनका यूजर शकील नहीं है। ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने वैल्यू की फील्ड में आईडी ली। आईडी क्या था? इसका यूनिक नंबर जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जो चेंजेबल नहीं है। क्योंकि हम इन तीनों चीजों को, चारों चीजों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाली फील्ड एक ऐसी फील्ड होगी जो चेंजेबल नहीं होगी। इसी की बेस पे मैं ऑब्जेक्ट को एडिट और डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो अपना आईडी लिया। आईडी के बाद जो अपना फील्ड थी ऑप्शन की, यहाँ क्लोज हो गई। फिर ऑप्शन की क्लोजिंग फील्ड से पहले पीएचपी का डिस्प्ले टेक्स्ट लिया यहाँ पे, जो मेरा नेम था। ठीक है, नाम से डिस्प्ले करवाया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन लिया और ऑप्शन की फील्ड को क्लोज कर दिया। अच्छा, इसके अंदर लूप चल रहा है, लेकिन ये लूप के अंदर ये फील्ड दी हुई है, तो ये जितने भी नाम डेटाबेस में मौजूद होंगे, चाहे वो 10,000 हो, 10 लाख हो, सब के सब वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और आप जो अपना नाम सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके जब सबमिट करेंगे डाटा, तो वो उठ के एडिट यूजर 2 में चला जाएगा। अब एडिट यूजर 2 में क्या होगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने कहा मुझे ए वाला यूजर चेंज करना है, तो अब यहाँ पे एडिट यूजर 2 में जो डाटा आ रहा है, ये डेटाबेस से उठकर आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले एडिट यूजर 2 में गए और कनेक्शन की फाइल इंक्लूड कराई। गेट मेथड से जो है मैंने यहाँ पे कोड को, यानी मैंने कहा अगर गेट मेथड से आएगा तो इस पेज का कंटेंट डिस्प्ले करे, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे लगा दी, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा। सेकंड चीज यहाँ पे की, मैंने एक आईडी जो मेरी आ रही है वो रिसीव की। अच्छा, आईडी, ये कौन सी आईडी थी? जो ये वाली आईडी फील्ड जो थी, ये जो वैल्यू ट्रांसफर होगी, ये वाली फील्ड है। ठीक है। इसका नाम आईडी कैसे पड़ा? उसका नाम सेलेक्ट के अंदर आईडी की वजह से पड़ा था। इस वैल्यू को रिसीव किया, यूजर की मैंने यानी यहाँ पे यूजर का टेबल चलाया। अब की दफा यहाँ पे एक क्लॉज ऐड किया वेयर का, और वेयर के क्लॉज के अंदर मैंने कहा जहाँ पे आईडी, जो भी आईडी पास होकर आएगी, सिर्फ उसी का डेटा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। इस क्यूरी को रन कराया और इसका डेटा यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट भी करवा दिया, यानी फैच कर दिया। डाटा फैच होने के बाद, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आना था, डाटा फैच किया, और फैच करने के बाद मैंने यहाँ पे उस डाटा को डिस्प्ले कराया इनपुट फील्ड के अंदर। यानी जो टेक्स्ट फील्ड थी इनपुट की, उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। अब जैसे इनपुट फील्ड है, यहाँ पे वैल्यू आईडी और ये नंबर आ गया। अच्छा, ये तमाम वो वैल्यूज है जो डिस्प्ले करेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक हिडन फील्ड भी पास की है। वो हिडन फील्ड जो है मेरी आईडी को कैरी करके ले जाएगी। अब जैसे इनपुट टाइप हिडन लिखा हुआ है मैंने, नाम इसका आईडी है, इसी की बेस पे सारा डेटा एडिट होगा। तो मैंने एक आईडी की हिडन फील्ड यहाँ पे सेंड कर दी। और फिर उसके बाद जो है मैंने डिस्प्ले में जो फील्ड इनपुट इनपुट फील्ड लीजिए टेक्स्ट वाली, उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू फिल होकर आएंगी, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। अब जब मैं इसको सेंड करूंगा, तो ये एडिट यूजर 3 में जाएगा। एडिट यूजर 3 में सिंपल मैंने यहाँ पे आईडी की हिडन फील्ड का जो डाटा है वो रिसीव किया, और जो नॉर्मल डाटा जिसको चेंज किया जा सकता है उनको रिसीव किया, और कनेक्शन की फाइल शामिल की। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्यूरी ऐड की, अपडेट यूजर, उसके बाद यूआईडी पासवर्ड नेम, और उसके बाद आगे का क्लॉज है वेयर, जहाँ पर यूजर की आईडी जो है
जो आईडी मैंने पास करवाई है वो आईडी, तो वो सेलेक्टिव रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेगा और उसी के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देगा। ठीक है, वरना क्या होगा, वो सिंपल एक नया डाटा, नई लाइन बना देगा। तो हमें नई लाइन नहीं बनानी, और सम टाइम क्या करता है, फर्स्ट लाइन को अपडेट कर देगा, तो वो भी गलत है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमने इसको डाटा यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मैंने ABCD ये जो लिखा था ये एडिट हो चुका है। एडिट यूजर के बाद हमने बनाया था डिलीट यूजर। ठीक है, डिलीट यूजर के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करूंगा, मेरे पास डिलीट यूजर का सेम वही इंटरफेस आएगा जो मैंने एडिट यूजर के अंदर रखा। मैंने क्या किया, एडिट यूजर की फाइल जो बनाई थी एडिट यूजर 1, उसको सेव एज किया। ठीक है, यानी पहले एक काम किया और वो सक्सेसफुल हो गया, उसी की कॉपी बनाई, उसका टेक्स्ट चेंज किया, और देखें यहाँ पे डाटा सेम उसी तरह से फैच हो रहा है, और उसी तरह से ये सेलेक्ट के अंदर ये डाटा डिस्प्ले भी कर रहा है। यानी किस यूजर को डिलीट करना है, आपने यहाँ से उसको सेलेक्ट किया और उसको सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद आपके पास यहाँ पे डाटा आ गया, किस यूजर को डिलीट करना है। अच्छा, ये चेंजेबल होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन है तो रहने दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे हिडन फील्ड एक ली हुई है, उस हिडन फील्ड की बेस पे ही डिलीट होगा। और जब मैं यहाँ से फॉर्म सबमिट करूंगा, तो डेल यूजर 3 में जाऊंगा, और डिलीट यूजर 3 का डाटा मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आईडी ली, और क्यूरी है डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू जो आईडी मैंने रिसीव की है, और क्यूरी को एग्जीक्यूट कराया और उसको डन कर दिया। तो इस तरीके से मैंने जो है इनको डिलीट करना सीखा। अच्छा, ये मैंने आपको एक तरीका बताया है, लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाएंगे। काम करने का तरीका आपने अपना खुद चुनना है। तो आपने इन क्यूरीज की प्रैक्टिस करने के बाद अपने माइंड सेट से कि किस क्यूरी को, किस डाटा को मैं किस तरह से इस्तेमाल करना चाहूंगा या चाहूंगी, उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो डाटा है वो इस तरीके से यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैं आपको लॉगिन चेक का फंक्शन तो सही चल रहा है ना आपका, उसका तो मसला नहीं है। नहीं। ठीक है, चले सही है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे जो पीएचपी और उसका डेटाबेस का सिस्टम था वो पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट होगी वो होगी वर्डप्रेस के हवाले से। तो वर्डप्रेस जी। इंस्टॉल करना मैंने आपको सिखा दिया था, आपको अगर याद हो तो। जी। तो अगर आप बोलेंगे तो वो रिपीट करवा दूंगा। नहीं सर, वो हो गया इंस्टॉल है ठीक, मेरे पास। नहीं है तो मैं एक हल्का सा आपको जो है ना आपके सामने एक ओवरव्यू दे देता हूँ वर्डप्रेस का, और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट इंस्टॉलेशन के बाद के प्रोसेस से काम शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी भी तकरीबन 12 मिनट हैं लाइट मेरी जाने में, तो मैं इसको जो है, यही हो सकता है इंट्रोडक्शन, इसके अलावा कोई और काम कर नहीं पाएंगे हम। वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस बेसिकली दो प्रोग्रामर थे, अमेरिकन प्रोग्रामर थे, मैट मुलांग और माइक लिटिल। इन लोगों ने 2003 में वर्डप्रेस बनाया। इनका बनाने का मकसद ये था कि वो ये चाहते थे कि जो है ना वेबसाइट को डायनेमिक लेवल पे या ब्लॉक सिस्टम इस टाइप की कोई वेबसाइट बनाए। तो वर्डप्रेस जो उन्होंने बनाया और बहुत ज्यादा मकबूल हुआ, उसका रीजन ये था, ये यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर था। यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होने की वजह से जो है ये बहुत आसानी से लोगों ने अडॉप्ट किया। और आज पाकिस्तान की 70% वेबसाइट वर्डप्रेस पे चल रही हैं, और इंटरनेट की तकरीबन तकरीबन अगर मैं बात करूं 40% वेबसाइट इस वक्त वर्डप्रेस पे मौजूद है। वर्डप्रेस इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जिस तरीके से ये चल रहा है, तो इसको टाइम लगेगा। और इसकी जगह जो आएगा तो अब वो आएगा अपना पाइथन प्रोग्रामिंग। अच्छा, व्हाट इज सर व्हाट। आपको पाइथन आता है? पाइथन आती है। बस फिर आपसे मैंने पाइथन भी सीखना है, C++, सी सब कुछ सीखना है। आपको आता है ना सब कुछ? सी प्लस तो नहीं आता मुझे, लेकिन नहीं, सी प्लस हम्म। आता है लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ असल में, वो उसके लिए ना इंटरफेस डिफरेंट हो जाता है। भारत, तो पाइथन कर लेंगे, कोई मसला नहीं। वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस इज एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में CMS कहा जाता है।
CMS which allow user to build dynamic website and blogs। बेसिकली जो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने का मकसद था ब्लॉग वेबसाइट बनाना है। ब्लॉग वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें एक आम बंदा जिसको वेबसाइट की नॉलेज नहीं है, वो बंदा एक जो है ना रोज अपनी वेबसाइट पे नए नए आर्टिकल लिख सके, नई नई न्यूज, नया डाटा लोगों से, यानी जो भी फैकल्टी का जो ब्लॉग बनाएगा, जिस यानी समझ लें कि जिस आप कह लें इंडस्ट्री का या जिस प्रोडक्ट के हवाले से, यानी जिस चीज के हवाले से काम करेगा, उसके ऊपर रोज नई अपडेशन दे सके। तो अब वेबसाइट का एक पेज बनाना आसान नहीं होता, उसके अंदर बैकएंड पे कई लाइंस का कोड चलता है और जो हर यूजर के बस की बात नहीं है। तो आम यूजर्स क्या करते हैं कि ऐसा CMS सिस्टम हो जिसको यूज करते हुए वो डायरेक्टली वेबसाइट पे सिर्फ डाटा डालें और पब्लिश हो जाए, which allow user to build dynamic website and blogs। WordPress is the most popular blogging system on the web and allow updating, customizing, managing the website from its backend CMS and component। ठीक है, बैकएंड पे जो कंपोनेंट और CMS के जो सिस्टम को यूज करते हुए हम पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। और वर्डप्रेस जो है फ्री है, वर्डप्रेस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर। इट्स मीन यू आर फ्री टू डाउनलोड, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिनिमम चार्जेस या फीस देनी पड़ती है इसको यूज करने के लिए। फ्री आप इंस्टॉल कर सकते हो और बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अच्छा, वर्डप्रेस के दो फ्लेवर मौजूद हैं, एक है वर्डप्रेस.com, एक है वर्डप्रेस.org। वर्डप्रेस.com जो है ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके अपने यूजर नेम के नाम से एक अपनी जो भी आपकी आईडी होगी, जीमेल की आईडी या जो गूगल की या आउटलुक की जो भी आप आईडी यूज करेंगे, आप उनको यूज करते हुए एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन ज्यादा हैं। आपको जो भी डायनेमिक काम करना होगा उसके लिए आपको प्लगइन डाउनलोड करने पड़ेंगे। प्लगइन डाउनलोड करने के लिए उनसे पैसे चार्ज करते हैं वो आपसे, तो वो आप यहाँ पे प्लगइन का काम नहीं कर सकते। WordPress.org में क्या होता है, सब फ्री है, आप सारी चीजें डाउनलोड करो, सेट करो और इसको अपनी वेबसाइट पे होस्ट करके इसको चला दो तो ये चल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है। और मैं WordPress.org से यानी वर्डप्रेस से डाउनलोड करूंगा और इसको यूज करूंगा। तो सबसे पहला सवाल आता है वर्डप्रेस ही क्यों। तो वर्डप्रेस फ्री है, वर्डप्रेस आसान है इस्तेमाल करने में, कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है, एसईओ फ्रेंडली है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली, यानी सर्च इंजन पर रैंक कर सकती है मेरी वेबसाइट, सेफ है, सिक्योर है और स्टे है, यानी अब तक मौजूद है और अच्छे अच्छे से चल रहा है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन में हम जाते हैं तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम सारी चीजें फ्रंट एंड की बेस पे यानी डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है जिसकी मदद से मैं वेबसाइट की बैकएंड की नॉलेज के बगैर कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, वर्डप्रेस PHP के अंदर लिखा हुआ एक CMS है, तो इसके लिए हमें PHP की बेसिक नॉलेज की जरूरत थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हासिल कर ली। डेटाबेस के बारे में हमें थोड़ी बहुत मालूमात चाहिए थी, वो भी हमने हासिल कर ली। तो PHP जो है रिक्रूसिव एग्राक्रॉम फॉर PHP इज हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका जो नाम है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, फर्स्ट नेम जो था इसका वो था पर्सनल होम पेज, और आज इसका नाम है हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। इज वाइडली यूज, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ओपन सोर्स जनरल पर्पस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको वेब डेवलपमेंट के लिए खास तौर पे बनाया गया था कि ये वेब डेवलपमेंट के लिए या ऐसी वेबसाइट जो डायनेमिकली काम करें उनके लिए इसको बनाया गया था। HTML स्टैटिक होता है बाय नेचर। स्टैटिक मीन वो ऑब्जेक्ट या वो पेज या वेबसाइट जिसका डेटा उस वक्त तक बदलता नहीं है जब तक मैं उस पेज को अपडेट करके दोबारा पुराने पेज की जगह यानी उसको डिलीट करके नया पेज अपलोड कर दूं या उसको ओवरराइट कर दूं, तब तक वो डेटा चेंज नहीं होगा। PHP में क्या होता है, जो क्यूरी होती है उस क्यूरी की बेस पर डाटा चेंज हो जाता है। तो ये PHP ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है, HTML CSS के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका एक्सटेंशन .php के नाम से है। आपको अपने कंप्यूटर पर जैम सर्वर इंस्टॉल करना होता है, जो हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में स्किप कर देता हूँ। डेटाबेस के बारे में बताता चलूँ, डेटाबेस जो हमारी यूज होगी MySQLi यूज होगी। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस एंड मैनेज।
You can organize data into tables, rows, column and index to make easier to find relevant information. जो भी relevant information है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। हम इसको, अब मैं एक मिसाल ऐसी देता हूँ अक्सर स्टूडेंट को, कि जैसे अगर मेरे कपड़े हैं घर में रखे हैं और मैं बेड पे कपड़े रख दूं एक ढेर में, और मुझे कोई एक ड्रेस पसंद करना है तो मुझे पूरा ढेर छानना पड़ेगा। जबकि अगर मेरे पास एक कबर्ड है, उस कबर्ड के अंदर मैं हर चीज को ऑर्गेनाइज वे में रख दूं, पैंट्स एक जगह, शर्ट्स एक जगह, कोट्स और जो मेरे स्पेशल जो अच्छे वाले कपड़े होंगे वो अलग रखूंगा, तो क्या होगा, जब मुझे कोई चीज ढूंढनी होगी तो वो मुझे बआसानी मिल जाएगी। ऐसा पॉसिबल है। जी तो वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, wordpress.org वेबसाइट पे जाएंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास wordpress.org की वेबसाइट खुल जाएगी। और डाउन गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूंगा विंडोज के लिए। ठीक है, ये आ गया डाउनलोड। वर्डप्रेस 6.3 आ चुका है अभी मार्केट में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये होता है तकरीबन 23-24 MB का ना, तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। हेलो। जी सर। ठीक है, अच्छा, वर्डप्रेस की फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। और इसमें से ये जो फाइल, ये फोल्डर है अंदर वाला वर्डप्रेस का, इसको कॉपी करूंगा और जहां पे मैंने जैम सर्वर इंस्टॉल किया है अपना, मैं वहां जाऊंगा। मैंने डी ड्राइव में किया है जैम के नाम से, और एच टी डॉस के अंदर यहाँ उसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मेरा, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया था सैम के नाम से, ठीक है, हमने हमने यहाँ पे किया है एसएस के नाम से। ठीक है, तो हमने जो एसएस के नाम पे यहाँ पे इसको लिया था वो ले लिया। अब हम आएंगे अपने पीएचपी माई एसक्यूएल के अंदर। पीएचपी माई एसक्यूएल में आने के बाद हमने जो डेटाबेस बनाई है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं आज इसको क्लोज करता हूँ, ये एक लेस देन 1 मिनट रह गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल तो हो चुका है आपके पास, ठीक है, तो जी। बस मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा वर्डप्रेस की साइट से। ठीक है जी। ओके सर। ओके जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज।